हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम लोग एक नई स्टोरी कवर करने वाले हैं जिसका टाइटल है डार्क ऑब्सेशन लव स्टोरी। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 1 फर्स्ट नाइट। बड़े से कमरे के अंदर आलीशान किंग बेड पर दुल्हन के रूप में लड़की बेड पर बैठी थी। लड़की का चेहरा घूंघट के ढका था पर लड़की का शरीर डर से कांप रहा था। तभी कमरे का दरवाजा, जैसे ही दरवाजा खुला लड़की अपने लहंगे को कसके पकड़ ली। तभी अपने चेहरे पर कठोर भाव लिए बेहद ही अट्रैक्टिव लड़का कमरे के अंदर कदम रख कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। कमरे के दरवाजे को बंद करने के बाद वो बिस्तर के करीब जाने लगा। जैसे जैसे ही लड़का लड़की के करीब जाए जा रहा था, वैसे वैसे ही लड़की का घबराहट डर बढ़ता जा रहा था। लड़की अपने लहंगे को और मजबूती से पकड़ने लगी। तभी वो लड़का बिस्तर के पास जा लड़की के करीब जा उसके घूंघट को अपने होंठ के मुट्ठी में भर घूंघट को उठा लड़की के खूबसूरत चेहरे को देख अपने होंठ की उंगलियों को उसके चेहरे पर रख उसके चेहरे को ऊपर कर अपने नजरों से उसके नजर को मिला दिया। लड़की के आंखों में आंसू भरा डर बाहर था। लड़के ने जैसे ही उसे छुआ लड़की के दिल का धड़कन बढ़ गया। तभी वो लड़का अपने कठोर आवाज में बोला, मुझसे किसी भी चीज का उम्मीद मत करना, तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा, बदले में मुझे बस तुमसे बच्चा चाहिए, गोट इट। इतना कह उसके नर्म होंठों के करीब जाने लगा। तभी वो लड़की उसके सीने पर अपना होंठ रख उसे चूमने से रोक ली। लड़की के ऐसा करने से लड़के के चेहरे पर कठोर भाव छा गया। वो गुस्से में लड़की के चेहरे पर अपने उंगलियों को मजबूत कर बोला, अगस्त्य रायचंद के साथ एक रात बिताने के लिए लड़कियां पागल रहती है और तुम। अपने आखिरी के शब्द बोल वो अपने दांतों को पीस देता। वही अगस्त्य के बात को सुन लड़की डर से कांपने लगती है। अगस्त्य रायचंद, जो दिखने में किसी राजकुमार की तरह था, उसके चेहरे शरीर को देख ऐसा लगता था जैसे भगवान के बड़े फुर्सत से उसे बनाया हो, पर उसके चेहरे का कठोर भाव नर्क के राक्षस के भांति डरावना था। लड़के के अट्रैक्टिव चेहरे पर सारी लड़कियां उसके तरफ मधुमक्खी की तरह अट्रैक्ट होती थी, पर अगस्त्य के लिए लड़कियां एक टॉय के समान थी। वो लड़कियों को अपने एक रात का खिलौना समझता था। उसे कठोरता से कहने के बाद अगस्त्य उस लड़की के दोनों होंठ को मजबूती से अपने एक होंठ में पकड़ उसके होंठों के करीब जा उसके होंठों को चूमने लगा। वही लड़की की आंखों से आंसू का बूंद गिरने लगा, पर उसके आंसुओं से अगस्त्य को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगस्त्य बस उसे चूमते हुए अपने होंठ से उसके लहंगे के डोरी को खोल दिया। अगस्त्य के ऐसा करने से लड़की का शरीर जम सा गया। वही अगस्त्य उसके लहंगे के ब्लाउज के हुक को खोल जैसे ही उसके शरीर के अंदर ले जा उसके शरीर को छुआ। हैरानी से उसे किस करना बंद कर उससे दूर हो उसे कठोरता से देखने लगा। उसके कठोर चेहरे को देख लड़की डर से कांपी जा रही थी। तभी अगस्त्य खड़ा हो उसे कठोरता से देखा तो लड़की अपने कांपती हुई आवाज में बोली, मैं सारांश हूँ, मैं मेरी बहन तू तुमसे। इससे आगे वो कुछ कह पाता इससे पहले ही वो उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ लगा। उसके गले को पकड़ कठोरता से बोला, हिम्मत हिम्मत कैसे हुआ अगस्त्य राजचंद्र को धोखा देने का। अगस्त्य का शादी सारांश की बहन शायशा से होने वाला था, पर शायशा अपने सपने को पूरा करना चाहती थी। पर उसके पिता अपने डूबते कंपनी को बचाने के लिए शायशा का शादी जबरदस्ती अगस्त्य से करवाना लगे। पर शादी होने से पहले ही उसके जैसा दिखने वाला उसका जुड़वा भाई अपनी बहन को उसकी शादी से भागा खुद दुल्हन का रूप ले उससे शादी कर लिया। सारांश का गाल अगस्त्य के एक चांटे से ही लाला हो चुका था। साथ ही उसका गला दबाने की वजह से सारांश कुछ कह भी नहीं पा रहा था। तभी अगस्त्य गुस्से में आगे बोल पड़ा, अब मैं तुम्हारे डेट के बिजनेस को और नहीं डूबा दिया तो मेरा नाम अगस्त्य रायचंद नहीं। इतना कह उसके गले को छोड़ वो जाने को था, पर सारांश उसके होंठ को पकड़ गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए, मैं कुछ भी करने को आपके लिए तैयार हूँ। सारांश बोले जा रहा था, वही अगस्त्य के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तभी वो उसके होंठ को झटक अपने होंठ को उसके सिर के पर ले जा उसके बाल को अपने मुट्ठी में भर उसके बाल को खींचते हुए उसके आंखों में देख कठोरता से बोला, ठीक है, बहुत शौक है ना तुम्हें अपनी बहन का जगह लेने का, तो अब तुम्हारी बहन जो करने वाली थी वो तुम अब करोगे मेरे लिए। इतना कह उसके बाल को छोड़ उसे बिस्तर पर धकेल दिया। सारांश की आंखों से आंसू बहे जा रहा था।
साथ ही अगस्त्य के हरकत को देख उसे समझ नहीं आ रहा था वो उसके साथ क्या करेगा। वही अगस्त्य अपने कपड़े को अपने जिस्म से निकाल जमीन पर अपने कपड़े गिराने लगा। अगस्त्य को ऐसा करता देख सारांश डर से कांपते हुए पूछा, क्या करने वाले हो आप मेरे साथ? अगस्त्य के होंठों पर कुरूल मुस्कान छा गया। वो उसके करीब जा उसके बाल को पकड़ अपने करीब ले आया। कहता है, तुम दोनों भाई बहन को इसी दुनिया में हेल के दर्शन करवाना है, मुझे सोच भी कैसे लिया। को अगस्त्य चुप रहेगा ये जानकर अगस्त्य उससे दूर हो उसके गाल पर एक और चांटा लगा दिया। अगस्त्य के एक चांटा से ही सारांश बिस्तर पर गिर चुका था। तभी उसके ऊपर एक चादर से खुद को और सारांश को कवर कर लाइट ऑफ कर देता है। अगस्त्य कड़क लहजे में कठोर आवाज में बोला, अगस्त्य राजचंद्र, दो धोखा देने का सज्जा बहुत दर्दनाक होता है और ये तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखो मैं तुम्हारी जिंदगी के साथ करता क्या हूँ। इतना कह अगस्त्य उसके साथ हम बिस्तर होने लगा। वही सारांश सीलिंग को ही देख रहा था। करीबन 2 घंटे तक उसके शरीर को दर्द देने के बाद अगस्त्य उसे दूर हो आराम से लेट कठोरता से बोला, मेरे नजरों से दफा हो जाओ। दर्द से करहा रहा सारांश मुश्किल से उठ पूछा, मैं कहाँ जाऊं? सारांश का ये सवाल सुन अगस्त्य उठ उसके गाल पर अपने उंगलियों को रख अपने होंठ मजबूत कर कठोरता से बोला, तुम्हारा इतना औकात नहीं है कि तुम अगस्त्य रायचंद के साथ सोवो। इतना कह उसके गाल को झटके से छोड़ तकिया उठा। अगस्त्य जमीन पर फेंक बालकनी ले तरफ इशारा कर दिया। ये देख बेचारा दर्द से करहाते हुए किसी तरह मुश्किल से उठा, फिर अपने कपड़े पहन वो जमीन पर गिरे तकिए को उठा रूम से बाहर बालकनी में चला गया। अब उसके पास एक पिलो था, न कोई चादर और ना ही कुछ, और वो वही बालकनी ऐसे ही सो गया। एक तो शादी की वजह से और अगस्त्य की दर्द की वजह से थकान की जल्दी ही नींद आ गया। एपिसोड 2 मॉर्निंग वाइल्ड किस। मेरे नजरों से दफा हो जाओ। दर्द से करहा रहा सारांश मुश्किल से उठ पूछा, मैं कहाँ जाऊं? सारांश का ये सवाल सुन अगस्त्य उठ उसके गाल पर अपने उंगलियों को रख अपने होंठ मजबूत कर कठोरता से बोला, तुम्हारा इतना औकात नहीं है कि तुम अगस्त्य रायचंद के साथ सोवो। इतना कह उसके गाल को झटके से छोड़ तकिया उठा। अगस्त्य जमीन पर फेंक बालकनी ले तरफ इशारा कर दिया। ये देख बेचारा दर्द से करहाते हुए किसी तरह मुश्किल से उठा, फिर अपने कपड़े पहन वो जमीन पर गिरे तकिए को उठा रूम से बाहर बालकनी में चला गया। अब उसके पास एक पिलो था, न कोई चादर और ना ही कुछ, और वो वही बालकनी ऐसे ही सो गया। एक तो शादी की वजह से और अगस्त्य की दर्द की वजह से थकान की जल्दी ही नींद आ गया। अगली सुबह सुबह के 5 बज रहे थे। अगस्त्य उठकर पहले तो वॉशरूम जाता है, फिर अपने वर्कआउट करने वाले ड्रेस को पहनकर बालकनी में आ जाता है तो उसकी नज़र जमीन पे सो रहे सारांश पे जाती है, जो ठंड को वजह से कांप रहा था और खुद में ही सिमट कर सो रहा था। उसके बदन पे अगस्त्य के कटने के निशान थे। अगस्त्य खुद में ही बड़बड़ाया, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी नींद को उड़ा चैन से सोने की। फिर अपने रूम में आता है और वहां से पानी से भरा जग उठाकर दोबारा से बालकनी में आ जाता है और सारांश के ऊपर सारा पानी डाल देता है। सारांश हड़बड़ा कर उठता है, लेकिन तभी उसकी चीख निकल जाती है, रंडिस्को, आह! और सारांश की आंखें आंसुओं से भर जाती है। तभी उसका नजर उसी को घूर रहे अगस्त्य पे जाती है। अगस्त्य कहता है, सो रात तो बहुत हसीन बीता ली, मेरे साथ सुबह का भी कुछ प्रोग्राम है? अगर नहीं तो ग्रीन टी विथ माई एनर्जी बूस्टर के साथ मेरे जिम में अगले 10 मिनट में मुझे तुम चाहिए। इतना बोल वो दंदनते हुए अपने जिम एरिया में आ जाता है। वही सारांश की हालत तो पहले ही बहुत खराब थी, ऊपर से अगस्त्य की धमकी। वो झट से वॉशरूम जाता है और अपने कपड़े बदल एक डार्क वाइन कॉलर की साड़ी पहन अपने जख्म को कैंसिलर से ढक अपने बिग को सही से सेट कर आईने की तरफ देखता है। वो इस वक्त बला की खूबसूरत नई नवेली दुल्हन लग रही थी। वो लड़का होने के बावजूद वो बेहद खूबसूरत दिख रहा था, यहाँ तक उसके सामने लड़कियां भी फेल। वो रूम से भागते हुए बाहर आता है तो देखता है बाहर कोई भी नहीं जगह है। तभी वहां एक अंडस्को 25 या 26 साल का लड़का गुजर रहा था। वो जैसे ही सारांश को देखता है तो रुक कर कहता है, शायशा भाभी, आप इतनी सुबह ही जाग गई। सारांश फीकी मुस्कान के साथ अपना सर हाँ में हिला देता है और डरते हुए धीमे स्वर में कहता है, ऋषि भाई, वो उनके लिए ग्रीन टी बनना है।
तो ऋषि कहता है अंडरस्को, अच्छा भाई आज भी जिम में है, मतलब शादी की नेक्स्ट मॉर्निंग भी, हाउ रोमांटिक ब्रो। फिर वो शाइसा को अपने साथ आने का इशारा करता है और किचन के दूसरे हिस्से में ले जाता है। वो उसे एक मेसिन को दिखाते हुए कहता, भाभी आप ये से बनाकर उस तरफ चली जान, वही आपको भाई मिल जाएंगे। तो ये है ऋषि रायचंद। रायचंद फैमिली का सबसे छोटा बेटा और मजाकिया अंदाज का, और अपने भाइयों की जान, और एक सिंगर भी जो लाखों लड़कियों के दिल की धड़कन भी। शायशा ग्रीन टी बना ऋषि के बताए डायरेक्शन में चली जाती है। वहां देखती है को अगस्त्य अपने पंचिंग बैग को पंच किए जा रहा था। शरांश जैसे ही अंदर जाता है उसे डरावनी आवाज सुनाई देती है, 15 मिनट लेट। फिर सारांश को अपने करीब खींचकर उसके चेहरे पे अपने हाथ फेरते हुए, आखिर एक लड़के होकर कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, और धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ जाता है। और कुछ वक्त में सारांश को पास के वॉल से लागा कर उसके होठों को अपने होठ में ले उसे पैशनेटली किस कराने लगाता है, और सारांश उसे छूटने की कोशिश कराने लगाता है। पर अगस्त्या की पकड़ उस पर इतनी तेज थी कि सारांश चाहकर भी छूट नहीं पा रहा था। तभी वहां किसी की खांसने की आवाज आती है, पर इसे अगस्त्या के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा था। पर सारांश को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो अगस्त्या को जोर से धक्का देता है और अगस्त्या उसे दूर हट जाता है। अगस्त्या की नजर दरवाजे पे जाती है, जहां उसी को उम्र का एक हैंडसम सा लड़का खड़ा था, जिसके चेहरे पर भी अगस्त्या जैसे ही तेज चमक रहा था। तो ये है रिवांश रायचंद, इस खानदान का दूसरा बेटा अगस्त्य, और ये दोनों एक ही उम्र के हैं। दोनों का शौक भी एक जैसा है, अपने कंपनी को टॉप पे लेके जाना और सीईओ की गद्दी हासिल करना और खानदान की विरासत को अपने नाम करना। पर एक चीज दोनों को अलग करती है, जहां अगस्त्य एक प्ले बॉय था तो वही रिवांश इन सब से दूर ही रहता था। वो अंदर आते हुए टाउन भरे लफ्ज में बोला, क्या बेडरूम कम पड़ रहा है ये सब करने के लिए जो जिम में भी शुरू हो गए, या फिर यहाँ वो सब करने से बच्चा जल्दी पैदा हो सकता है। अगस्त्या झट से शाइशा के कमर को पाकर अपने करीब करते हुए रिवंश की तरफ देखा। रिवांश भी उसे ही देख रहा था, तो सारांश शर्म से अपनी गर्दन झुकाए खड़ा था। अगस्त्या भी वहां चुप रहने वालों में से कहा था। वो कहता है, अब यहाँ किसी की जान जा रही है, मेरी खुशी देखकर कि ये सब सहन नहीं हो रहा, तो सोचा बोलकर ही अपनी भड़ास निकाल दी जाए। क्यों अपने भाई को खुशी देखी नहीं जा रही, या सत्य को मेरे नाम होते देखा नहीं जाएगा। फिर सारांश को एक नजर देख कहता, चलो इतना बोल उसे तानते हुए अपने रूम में आ जाता है। इस वक्त अगस्त्या की आंखें गुस्से और चीड़ से भरी हुई थी। वो वॉशरूम जाते हुए कहता, जल्दी से कपड़े निकाल कर रखो, इतना बोल वो वॉशरूम में घुस जाता है। तो सारांश अपने साड़ी को ठीक कर क्लोसेट रूम से अगस्त्या के लिए कपड़े निकाल आईने के पास खड़ा अपने होठों को छूते हुए खुद में ही कहता है, अब मैं ये से कैसे निकली, ये सब क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। वही दूसरी ओर रिवांश भी थोड़ी देर जिम करने के बाद वहां से अपने रूम में आ जाता है और रेडी होने लगता है। अब तक सारे घर वाले जग चुके थे। वो सब फ्रेश होकर नीचे आते हैं, तो वही सारांश अब तक अपने सूजे हुए होठ को देख रहा था। उसकी आंखें एकदम से नम हो जाती है। तभी वहां वॉशरूम से निकलते हुए अगस्त्य कहता है, लगाता है मेरी फेक वाइफ मेरे रात के बेड परफॉर्मेंस से ज्यादा ही खुश हो गई है, इसलिए वन मोर के लिए मेरा ही इंतजार कर रही है। क्यों वाइफ अंडरस्को, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आज की सजा किचन से शुरू होगी, तो जाओ जाके सबके लिए खाना बनाओ, वरना तो इतना ही बोल पाया था कि सारांश कहता है, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं जा ही रही हूँ। इतना बोल वो नीचे आ जाता है। नीचे उसे दादी ममता रायचंद दिखती है। सारांश जाके नई नवेली दुल्हन की तरफ उनका आशीर्वाद लेता है, और तब तक वह सभी आ चुके थे। सबका आशीर्वाद लेते हुए वो मंदिर की तरफ बढ़ जाता है और वहां पूजा कर सबको प्रसाद देता है। तो अगस्त्य की मोम मिसेस अमृता रायचंद कहती हैं, शाइशा आज तुम्हारी पहली रसोई है, एक काम करो, तुम ये प्रसाद अगस्त्या को देकर आओ, फिर मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना है। सारांश भी अपनी गर्दन हाँ में हिला अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। एपिसोड 3, पहली रसोई और गिफ्ट। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आज की सजा किचन से शुरू होगी, तो जाओ जाके सबके लिए खाना बनाओ, वरना तो इतना ही बोल पाया था कि सारांश कहता है, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं जा ही रही हूँ। इतना बोल वो नीचे आ जाता है।
नीचे उसे दादी दिखती है। सारांश जाके नई नवेली दुल्हन की तरफ उनका आशीर्वाद लेता है और तब तक वह सभी आ चुके थे। सबका आशीर्वाद लेते हुए वो मंदिर की तरफ बढ़ जाता है और वहां पूजा कर सबको प्रसाद देता है। तो अगस्त्य की मोम मिसेस अमृता रायचंद कहती हैं, शाइशा आज तुम्हारी पहली रसोई है, एक काम करो, तुम ये प्रसाद अगस्त्या को देकर आओ, फिर मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना है। सारांश भी अपनी गर्दन हाँ में हिला अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता। अंडस्को सारांश प्रसाद लेकर अपने रूम में आ चुका था। रूम में उसकी नजर अगस्त्या पे जाती है जो अपने लैपटॉप में घुसा हुआ था। सारांश उसकी तरफ बढ़ उसके सामने खड़ा हो जाता है। अगस्त्या जो अपने लैपटॉप में बिजी था वो सारांश के आने से उसकी तरफ देख कहता है, क्या हुआ फेक वाइफ, मेरी लत लग गई जो इतनी बेताबी है कि किचन से डायरेक्ट रूम में। सारांश अजीब सा मुंह बना के कहता है, कैन यू प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस, मैं आपको बस प्रसाद देने आया हूँ, पर आपको तो और मुझे आपसे बात करना है। अगस्त्या अपने एटीट्यूड में कहता है, पर मुझे नहीं करना है। वैसे मेरी ब्यूटीफुल फेक वाइफ, क्या बात है, अपने हस्बैंड के लिए सिंदूर और मंगलसूत्र दोनों पहना रखा है। दैट्स ग्रेट, अपनी बहन को ड्यूटी तुमने बहुत अच्छे से कर रहे हो, आई एम इम्प्रेस्ड। दिन में फैमिली की सेवा और रात में। फिर अपनी बात को अधूरा छोड़ खड़ा होकर सारांश के हाथों से प्रसाद लेके वहां से निकल जाता है। तो वही सारांश खुद में ही शॉक्ड हो चुका था। वो वही खड़ा रहता है, तभी वहां एक प्यारी आवाज उठती है, भाभी आपको मॉम बुला रही है। सारांश सामने देखता है, वहां एक बहुत ही क्यूट लड़की खड़ी हुई थी। वो बहुत मासूम लग रही थी। उसकी काली आंखें, पिंक होठ, होठों पे एक बड़ी सी मुस्कान, कुल मिलाकर वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी उम्र लगभग 17 साल होगी। सारांश उसकी तरफ देख कहता है, मिशा आप। तो ये है मिशा रायचंद, रिवांश की छोटी बहन और घर में सबकी लाडली, भी दिल की बहुत साफ और काइंड हार्ट पर्सन। मिशा कहती हैं, भाभी मुझे आप क्यों बोल रहे हो, मैं तो इस घर की सबसे छोटी बच्ची हूँ, तो आप मुझे मिशा बुलाओ या मिशी। वैसे आप मेरे साथ चलो, मॉम और चाची और छोटी माँ बुला रही है, मॉम आपका इंतजार कर रही है। सारांश हो के बोल मिशी के साथ चल देती है। मिशा के साथ सारांश किचन में आ जाता है। तभी वहां 3 लेडीज मौजूद थी। तीनों ही बहुत खूबसूरत थी। देखकर कोई नहीं बता सकता था कि इनकी उम्र 45 प्लस के ऊपर है। सबसे पहले सारांश झुककर अमृता जी के पैर को छूता है, फिर उसके बाद रिवांश की मम्मी और रायचंद खानदान की बड़ी बहू प्रिया रायचंद, और उसके बाद खानदान की छोटी बहू ऋषि की मम्मी सोनम रायचंद के तीनों मुस्कुराते हुए सारांश को आशीर्वाद देती है। और फिर गैस पे सामने खड़ा कर सोनम जी सारांश को पूजा की थाल देते हुए उसे पूजा करवाती है, फिर मीठा बनाने को कहती हैं। सारांश को सब छोड़ हॉल में आ चुके थे। अब बेचारा सारांश करे तो क्या करे, उसे तो किचन में कुछ नहीं बनना आता है। वो खुद में ही कहता है, ये मैं कहाँ फंस गया, अब ये खाना कैसे बनाते हैं, मैं तो बस मैगी ही बना सकता हूँ, पर ये खीर कैसे बनाए, यूट्यूब पे देखकर बना देता हूँ। इतना बोल वो अपने फोन में वीडियो प्ले करके बनाने लगता है। तभी वहां मिशा आते हुए कहती है, भाभी 1 मिनट बाहर आना, कुछ काम है। सारांश थोड़ी देर के लिए बाहर आता है। तभी वहां एक लड़की किचन में एंटर करती है। उसने ब्लैक के लाइन फ्रॉक पहनी थी। वो जल्दी से किचन में नमक ढूंढने लगती है और साथ में मिर्ची। कुछ देर बाद उसे दोनों मिल जाता है और वो दोनों ही खीर और सब्जी में मिला देते हैं। अब सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और सोनम जी और सारांश सबके लिए सर्व कर रही थी। अमृता जी सारांश से कहती है, शाइशा बेटा पहले अगस्त्या को दो। सारांश एक नजर अगस्त्या को देखता है जो उसे घूर रहा था, तो अब वो डरने लगा था थोड़ा। वो डरते हुए उसे सर्व करता है। सब खाना शुरू करते हैं। 20 मिनट बाद वो लोग नाश्ता खत्म करके साइशा को सगुन देते हुए दादाजी अंडस्को जीत रायचंद जी एक डायमंड सेट देते हुए आशीर्वाद देते हैं। अगला नंबर दादी का होता है। दादी उसे खानदानी कंगन देती है और कहती है, दू तो नहाओ पुतो फलो। उसके बाद रिवांश के पिता आनंद रायचंद एक लिफाफा देते हुए आशीर्वाद देते हैं। फिर अगस्त्य के आशुतोष रायचंद पिता वो भी एक एनवलप देते हुए बस वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद ऋषि के पिता एक लैपटॉप देते हुए उसे खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। फिर रिवांश उठकर सबसे न्यू मॉडल का फोन सारांश के हाथों में देकर वहां से निकल जाते हैं।
अमृता जी और बाकी सब भी अगस्त्या को देखकर बेटा तू अपनी बीवी के लिए गिफ्ट नहीं लाया। अगस्त्या मुस्कुरा कर कहता मोम इसके लिए गिफ्ट रूम में है। इतना बोल वो सारांश को अपने साथ आने को बोल अपने रूम के लिए निकल जाता है। मिशा और सोनम जी और कहती है और वो लोग भी अपने अपने काम में लग जाती है। उधर रूम में सारांश अपनी गर्दन झुकाए खड़ा था तो वही अगस्त्या अपने शर्ट के स्लीव को ऊपर चढ़ाते हुए सारांश की तरफ झुक रहा था तो वही सारांश की सांसें ही अगस्त्या के करीब आने से अटक रही थी। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा है, उसके होठ कांप रहे थे, वो अपने हल्का सा मुंह खोल बोलने की कोशिश कर रहा था। अब धीरे धीरे वो दोनों वॉल के करीब होते जा रहे थे। अब सारांश वॉल से जा लगा था और अगस्त्या उसके बहुत करीब जाके अपने दोनों हाथों से उसे घेर लिया था। अब तो मानो उसकी सांसें ही अटक गई हो। एपिसोड 4 पनिशमेंट और बेडरूम रोमांस। मिशा और सोनम जी और कहती है और वो लोग भी अपने अपने काम में लग जाती है। उधर रूम में सारांश अपनी गर्दन झुकाए खड़ा था तो वही अगस्त्या अपने शर्ट के स्लीव को ऊपर चढ़ाते हुए सारांश की तरफ झुक रहा था तो वही सारांश की सांसें ही अगस्त्या के करीब आने से अटक रही थी। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा है, उसके होठ कांप रहे थे, वो अपने हल्का सा मुंह खोल बोलने की कोशिश कर रहा था। अब धीरे धीरे वो दोनों वॉल के करीब होते जा रहे थे। अब सारांश वॉल से जा लगा था और अगस्त्या उसके बहुत करीब जाके अपने दोनों हाथों से उसे घेर लिया था। अब तो मानो उसकी सांसें ही अटक गई हो। अगस्त्या उसकी तरफ झुका ही था कि वहां दरवाजे पे नॉक होता है। सारांश की नजर दरवाजे पे जाती है और वो अपनी कांपती आवाज में कहता है देखिए दरवाजे पे कोई है ऐसे देखकर क्या सोचेंगे। अगस्त्या कहता तुम्हें बड़ी फिक्र है कि क्या सोचेंगे, बट तुम्हें बता दूं हम हस्बैंड वाइफ है न तो रोमांस कर रहे हैं। अगस्त्या अपनी डरा देने वाली आवाज में बोला कम। वो मेड अंदर आती है और वो एक प्लेट टेबल पे रख खड़ी हो जाती है। अगस्त्या मेड को जाने को कहता है, मेड जाने लगती है कि फिर एक बार अगस्त्या की आवाज उठाती है, ये पानी लेकर जाना। टेबल पे रखे जग की तरफ इशारा करता है। मेड वो पानी का जग लेकर वहां से निकल जाती है। अब उस कमरे में सिर्फ अगस्त्या और सारांश बचे थे। अगस्त्या टेबल पर रखे रिमोट से गेट लॉक कर देता है और उस प्लेट को उठा सारांश की तरफ बढ़ा देता है। सारांश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अगस्त्या क्या करना चाहता है। अगस्त्या सारांश को देखकर कहता है खाओ इसे। सारांश को समझ नहीं आया कि अगस्त्या उसे खाने को क्यों कह रहा है। वो नर्म आवाज में कहता है मैं। अगस्त्या अब गुस्से को कंट्रोल करते हुए एक निवाला सारांश की तरफ बढ़ा देता है। सारांश अपनी मुंह बंद ही रखता है। अगस्त्या उसे जबरदस्ती खिलाते हुए कहता है जब मैं कुछ बोलूं तो चुपचाप सुना लेना, क्योंकि मुझे बात रिपीट करने की आदत नहीं। सारांश जैसे ही उस खाने को खाता है उसकी आंखें बंद हो जाती है और एक बूंद आंसू निकल आता है। जब वो आंखें खोलता है उसकी आंखें लाल थी। अगस्त्या उसे खिलाते हुए कहता है ये तुम्हारी पनिशमेंट, खाना बेकार बनाने की। आज ही तुम सारा खाना बनना सीखोगे, अदरवाइज यू नो कि मैं क्या कर सकता हूँ। सारांश को वो सारा खाना खिला देता है। सारांश आंसुओं से भर जाता है। सारांश रोते हुए कहता है एंड इसको प्लीज दूर ओपन कीजिए, मुझे पानी पीना है। हाँ पानी पीना है तुम्हें, पर देखो ना पानी तो नहीं है रूम में, अब क्या करोगे। वेज मुझे किस करो, साइड आराम मिले। सारांश उसे घूर कर देखत है। अगस्त्या उसे अपने करीब करते हुए कहता है क्या तुम मुझे दूर नहीं कर सकते आफ्टर तुम अपनी बहन को जगह मेरी वाइफ बने हो। और अगस्त्या मुफ्त में हेल्प नहीं करता, आखिर मेरी भी कुछ नीड है। इतना बोलने के साथ ही सारांश को गोद में उठा बेड पे गिरा, उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगाता है और दूसरे हाथ से उसे यहाँ वहाँ टच करने लगाता है। तो वही दूसरी ओर नीचे एक लड़का आया हुआ था जो दिखने में बहुत क्यूट और हैंडसम लग रहा था। वो लगभग सारांश की उम्र का था। वो अपनी नजरें इधर उधार कर रहा था कि वहां अमृता जी आते हुए कहती हैं क्या हुआ बेटा, आप किसे मिलने आए हो। वो लड़का कहता है वो साइशा को बुलाने आया हूँ, अंकल आंटी ने भेजा है पगभेरे को रस्म के लिए। अमृता जी मुस्कुराते हुए उसे बैठने को कहती हैं और सर्वेंट से नाश्ता मंगवाने लगती है और एक सर्वेंट से अगस्त्या और साइसा को बुलाने को कहती हैं। उधार रूम में अगस्त्या अब भी सारांश के ऊपर लेटा हुआ उसे किस किए जा रहा था। तभी दरवाजे पे नॉक होता है। वो तब भी नहीं उठता है, पर सारांश उसे धक्का देते हुए उठ बोलता है
प्लीज दरवाजा खोलिए, कुछ जरूरी भी तो हो सकता है। अगस्त्या उठ अपने कपड़े सही करते हुए गेट खोल देता है। तो सर्वेंट कहती है, मैम और सर आप दोनों को बड़ी मालकिन नीचे बुला रही है। इतना बोल सर्वेंट वहां से चली जाती है। अगस्त्या कहता है, चलो और नीचे इसके बारे में जिक्र भी मत करना और अपना हुलिया पहले ठीक करो। इतना बोल अगस्त्या वहां से निकल नीचे आ जाता है। जब नीचे आता है तो उसकी नजर उस लकड़े पे चली जाती है। वो उसे एक नजर देख पास में बैठ जाता है और बेचारा का हालत खराब होने लगाता है। तभी सारांश भी नीचे आ जाता है। वो लड़का जब सारांश को देखत है उठकर उसके गले लग जाता है और सारांश का भी वही हाल था, उसकी तो आंखें नम हो चुकी थी। तो वही उन दोनों को इतने करीब देख सारांश का दिल जल उठा था। वो खड़ा हो उन दोनों को अलग करते हुए कहता है, कौन हो तुम और मेरी वाइफ के करीब जाने को हिम्मत भी कैसे की। सारांश उसे समझाते हुए कहता है, ये मेरा फ्रेंड है। वो लड़का भी कहता है, मैं इसका बेस्ट फ्रेंड हूँ और इसे लेने आया हूँ। अगस्त्या उसे घूरते हुए कहता है, पहली बात तो मेरी वाइफ से दूर रहो, चाहे वो तुम्हारी फ्रेंड ही क्यों न हो, और उसे क्यों लेकर जाना है, वो अब से मेरे साथ ही रहने वाली है। तभी अमृता जी की आवाज गूंजी। वो कहती, क्या हो रहा है यहाँ और क्या तरीका है अगस्त्य मेहमानों से बात करने की। वो बहू को पगफेरे के लिए बुलाने आया है तो कंट्रोल योर एंगर। और सारांश को देख कहती है, बेटा जाओ इन्हें अपने कमरे में बैठा दो और नाश्ता करा के सामान पैक कर लो और शाम में अगस्त्या तुम्हें बुला लेगा। सारांश जी माँ बोल उस लड़के को अपने साथ ले जाता है। और अगस्त्या की तो हालत बेहाल थी। वो गुस्से का घूंट पी कर रह जाता है और अमृता जी वहां से चली जाती है। तभी वहां रिवांश आ जाता है और वो भी वहां बैठ जाता है। रिवांश टाउंट मरते हुए कहता है, आखिर कब तुम्हें मेहमानों से बात कराने का तरीका आएगा। बेचारी चाची को कब तक तुम्हारी वजह से एम्बारेश होंगी। फिर उसकी तरफ स्माइल बॉल देते हुए बोला, कंट्रोल योर एंगर वरना कहीं मिसेस अगस्त्या रायचंद छोड़ न दे तुम्हें। इतना बोल वो वहां से जाने लगता है कि अगस्त्य उसे रोकते हुए वो बाल उसे वापस करते हुए कहता है, इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा तुझे है। आफ्टर ऑल आई एम मैरिड, बट तू तो अभी बहुत पीछे ही है। बट डोंट वरी, मैं तेरे लिए लंकी ढूंढता हूँ। इतना बोल वो एटीट्यूड के साथ निकल जाता है और रिवांश गुस्से से उबल उठता है। वही रूम में सारांश उसके गेल लगकर रोने लगाता है। वो लड़का उसे शांत कराते हुए कहता है, चुप, हमें ये इससे निकल कर बात करना होगा। तभी वहां अगस्त्या आ जाता है और सारांश को उस लड़के के गाले लगे देख उसे अपनी तरफ खींच उसे वार्न करते हुए बोला, दूर से बात कराने में क्या प्रॉब्लम है। और सारांश के कान में धीरे से, अगर इसे जिंदा देखना चाहते हो तो दूर से बात करो। इतना बोल सारांश को वहां छोड़ अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। एपिसोड 5 कहा है सारांश, अगस्त्या रायचंद छोड़ न दे तुम्हें। इतना बोल वो वहां से जाने लगता है कि अगस्त्य उसे रोकते हुए वो बाल उसे वापस करते हुए कहता है, इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा तुझे है। आफ्टर ऑल आई एम मैरिड, बट तू तो अभी बहुत पीछे ही है। बट डोंट वरी, मैं तेरे लिए लंकी ढूंढता हूँ। इतना बोल वो एटीट्यूड के साथ निकल जाता है और रिवांश गुस्से से उबल उठता है। वही रूम में सारांश उसके गेल लगकर रोने लगाता है। वो लड़का उसे शांत कराते हुए कहता है, चुप, हमें ये इससे निकल कर बात करना होगा। तभी वहां अगस्त्या आ जाता है और सारांश को उस लड़के के गाले लगे देख उसे अपनी तरफ खींच उसे वार्न करते हुए बोला, दूर से बात कराने में क्या प्रॉब्लम है। और सारांश के कान में धीरे से, अगर इसे जिंदा देखना चाहते हो तो दूर से बात करो। इतना बोल सारांश को वहां छोड़ अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अंडस्को सारांश जो अभी अगस्त्या के बात को सुन शॉक था, वो उस लड़के के आवाज से होश में आता है। वो लड़का कहता है, चलना है तो जल्दी पैक कर, आंटी हमारा वेट कर रही है। सारांश कहता है, हाँ मैं मम्मी जी और दादी जी से मिलकर आती हूँ, तब तक ये बैग लेकर नीचे चलो। वो लड़का भी वैसे करके नीचे आता है तो वही सारांश दादी जी के रूम में जाता है। दादी और माँ जी के आशीर्वाद लेकर वो वहां से निकल जाता है। तो वही दूसरी ओर ऑफिस में अगस्त्या जैसे ही अपने ऑफिस में एंट्री लेता है, सब उसे ही देख रहे थे। लड़कियां उसे देखा है भरते हुए कहती हैं, हाय कितना हॉट है और फ्रेश कितने लग रहे थे। तभी एक आंटी कहती हैं, होंगे क्यों नहीं, कल उनकी शादी जो हुई और रात को तो। अपने ख्यालों को स्टॉप करके काम में लगे सभी ग्रिड करते हुए अपनी अपनी एक सीट पे बैठ जाते हैं। अगस्त्या अपने कैबिन में आके बैठा और फाइलों में उलझ जाता है।
तभी उसका असिस्टेंट विहान वहां आ जाता है और मीटिंग का स्टूल बताने लगाता है। अगस्त्य उसकी बात सुन उसे कॉफी मांगता है और फिर अपने काम में लग जाता है। थोड़ी देर बाद वो एक मीटिंग के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर सारांश, जो अब कार में बैठा अपनी दुनिया में खोया हुआ था, कि वो लड़का बोलता है, यार सारांश, ये अगस्त्य को तो तेरी सच्चाई नहीं पता चली क्या? वो तेरे करीब नहीं आए? मीत यार, तू भी न चल, मैं तुझे घर पे सब बताता हूँ कि मेरी जान जानने के लिए मैं बेकरार बैठा हूँ। थोड़ी देर बाद वो दोनों सारांश के घर पहुंचते हैं। सारांश जैसे ही अंदर जाता है, उसकी माँ सीमा जी भागी आती है और उसे गले लगा लेती है और अपनी आंसुओं को साफ करते हुए कहती है, एक ही दिन में तेरे बिना हमारी क्या हालत हो गई बेटा। और उसे बैठा उसे पानी देती है। तभी सारांश के पिता दीपक गुप्ता किचन से मीठा लेकर सारांश को खिलाते हुए कहते हैं, तो बेटा कैसा लगा ससुराल? इतने बड़े फैमिली में हमारी बेटी रानी बनकर रह रही होंगी। सारांश कहता है, मैं आती हूँ मॉम, और वो मीत के साथ रूम में जाने के लिए बढ़ जाती है। सारांश की मॉम उसके डैड को समझते हुए बोली, जानती हूँ ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ था, गुस्सा होना जायज है, कुछ दिन में नॉर्मल हो जाएंगे, आप टेंशन न लो। टेंशन कैसे न लूं सीमा, जब इसे पता चला सारांश घर पे नहीं है तो वो उसे लगेगा इस शादी की वजह से वो घर छोड़कर चला गया। खैर छोड़ो, हमें अपनी बेटी का फेवरेट लंच बनाना है, उस पे फोकस करते हैं। वही दूसरी ओर अगस्त्य अब तक मीटिंग खत्म कर चुका था। वो एक क्लाइंट के साथ लंच करके ऑफिस आ जाता है और फिर से अपने काम में लग जाता है कि तभी उसे अचानक ही सारांश और मीत का गाले लगना याद आ जाता है। वो गुस्से में बोला, इस लड़के को तो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन मेरी फेक वाइफ, तुम तो मेरे पनिशमेंट से बच नहीं पाओगी, तुम्हें तो मैं बैड। वो इतना बोल चुप हो जाता है और कहता, ये क्या कर रहा हूँ मैं कैसे एक लड़के के करीब का सकता हूँ? लेकिन जो रात को हुआ वो सब, अपने बालों को नोचते हुए, नो, मैं एक प्ले बॉय होकर कैसे किसी लड़के के करीब? इतना सोच सोच कर वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। वो अपने असिस्टेंट विहान को कॉल लगाता है और कहता है, मेरे लिए रूम बुक करके उस लड़की को कहो मेरा इंतजार करे। इतना बोल वो फोन रख देता है। तो वही रूम में जैसी सारांश आता है, वो मीत के गले लग फुट फुट कर रोने लगाता है। और वही मीत को तो कुछ समझ नहीं आया था, पर वो भी उसे शांत कराते हुए उसकी पीठ को रब करने लागत है। एपिसोड 6 इंटीमेट। तुम्हें तो मैं बैड। वो इतना बोल चुप हो जाता है और कहता, ये क्या कर रहा हूँ मैं कैसे एक लड़के के करीब का सकता हूँ? लेकिन जो रात को हुआ वो सब, अपने बालों को नोचते हुए, नो, मैं एक प्ले बॉय होकर कैसे किसी लड़के के करीब? इतना सोच सोच कर वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। वो अपने असिस्टेंट विहान को कॉल लगाता है और कहता है, अंडरस्को, मेरे लिए रूम बुक करके उस लड़की को कहो मेरा इंतजार करे। इतना बोल वो फोन रख देता है। तो वही रूम में जैसी सारांश आता है, वो मीत के गले लग फुट फुट कर रोने लगाता है। और वही मीत को तो कुछ समझ नहीं आया था, पर वो भी उसे शांत कराते हुए उसकी पीठ को रब करने लागत है। अंडस्को। सारांश कहता है, अंडस्को, मीत, उन्हें सब पता है। वो मुझे उनकी बीवी होने का नाटक करने बोल रहे हैं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मेरे डैड का बिजनेस। फिर रोने लगाता है। मीत उसे शांत कराते हुए कहता है, पर ऐसा वो क्यों चाहते हैं सारांश? अगर घर में किसी को भी पता चला तो? सारांश कहता है, अंडस्को, मुझे वो करना पड़ेगा जब तक मेरे पास कोई ऑप्शन न आ जाए, और दी भी तो अभी नहीं आने वाली। मीत हम में जवाब देता है, फिर मुस्कुरा कर कहता है, अंडस्को, चल कोई ना, आज एंजॉय कर ले और खाना खाते हैं, आंटी ने इतने प्यार से बनाया है। दोनों ही खाना खाते हैं। उसके बाद सारांश और मीत कुछ देर बाद बात करा के सो जाते हैं। सारांश जो बहुत थक गया है, एक तो लड़की का गेटअप एंड फिर वो अगस्त्य का टाउचर। वही दूसरी ओर अगस्त्य 2 मीटिंग अटेंड कर चुका था। वो एक होटल में मीटिंग खत्म करके एक कमरे में एंटर करता है तो देखता है वहां एक बहुत खूबसूरत लड़की वाइन कॉलर की शॉर्ट ड्रेस में बैठी अपने तन बदन को छू रही थी। वो अगस्त्य को देख कहती है, अंडस्को, आज दिन में मूड कैसे बन गया? अगस्त्य कहता है, अंडस्को, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं किसी और के साथ? अगस्त्य, तुम तो खैर छोड़ो, आई एम रेडी, लेट्स प्ले बेबी। अगस्त्य दरवाजा लॉक करते हुए अपने शर्ट के बटन खोल देता है। वो लड़की भी सेंचुरियाली चलते हुए अगस्त्य के करीब आ जाती है, फिर उसे पकड़ किस कराने लगती है। अगस्त्य भी उसे अपनी बाहों में भर किस करते हुए बेड पे ले आता है। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े बेड के नीचे गिरे थे।
और अगस्त्य और वो लड़की दोनों एक दूसरे से लिपटे थे। वो लड़की कहती है अंडस्को, अगस्त्या स्टॉप, मैं थक गई हूँ यार, अब नहीं होगा मुझसे। तभी अगस्त बोला अंडस्को, सुमी यार क्या हो गया, अब तक तो मैं सर्टिफाई भी नहीं हुआ। सुमी कहती है लगता है अंडस्को बीवी में बहुत एनर्जी है इसलिए, बट मैं थक गई, मुझे रेस्ट करना है। अगस्त्या भी उसे हट बागल में लेट जाता है और कहता है अंडस्को ये क्या हो रहा है, मुझे इंटीमेट होके कोई सर्टिफाई नहीं मिला, ऐसा कैसे, इससे पहले तो कहीं वो इस लड़के के वजह से तो नहीं। फिर वो उठ वॉशरूम में फ्रेश हो निकल जाता है। अब तक शाम हो चुका है। रायचंद हाउस में जीत रायचंद मतलब दादू अपने कमरे में बैठे थे। दादी जी से कहते हैं अंडस्को कि उनकी न्यू बहू कितनी प्यारी है, हमारा अगस्त्य अब बदल जाएगा। तभी वहां टेबल पर रखा उनका फोन बजता है। दादी कहती है किसका फोन है, दादू कहते हैं ये मेरे कॉलेज फ्रेंड अमर अग्निहोत्री का फोन है। इसी शहर में राहत है लेकिन टाइम ही नहीं मिलता कि मिल लूं। फिर दादाजी फोन उठते हैं। उधार से अमर जी कहते हैं हेलो अंडस्को जी, तू मेरे यार पहचाना, मैं अमर। दादाजी मुस्कुरा के कहते हैं अरे मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तू तो मेरा जिगरी है। और बता कैसे याद किया। कल रात मेरे रियान के आने की खुशी में पार्टी रखी है, पूरी फैमिली को आना है। और अहस्त्या और नई बहू तो आनी ही चाहिए, मैं शादी में नहीं आ पाया तो उसे भी मिल लूंगा। और भाभी जी कैसी है, जीत जी कहते हैं अंडस्को सब बढ़िया है। तू बता तू कैसा है, और मेरे सरफिरे अगस्त्या ने शादी तो की, तेरा रेहान कब कर रहा है। अमर जी कहते हैं अंडस्को उसी के लिए तो बुलाया है। दादू कहते हैं अंडस्को हाँ अगस्त्य और बहू जाएंगे पार्टी में, मैं फिर कभी आऊंगा, मुझे एक अपॉइंटमेंट है जो मुश्किल से मिला है, सॉरी मेरे यार रेहान की शादी में पक्का आऊंगा। ऐसे ही कुछ बातें करके फोन रख देते हैं। वही अगस्त्या अपने ऑफिस आ गया था पर उस मूड बहुत खराब था। तभी उसकी मॉम अमृता जी का कॉल आता है। वो फोन उठाते हुए कहता है अंडस्को इस मॉम अमृता जी कहती है बेटा आज जल्दी ऑफिस से निकल जाना, बहू को लेने जाना है, याद है न अंडस्को। अगस्त्या को याद आता है, वो ओके बोल फोन रख देता है और कहता है मिस्टर सारांश तुम्हें तो वो टचर्रा करूंगा कि तुम भूल जाओगे कि तुम थे क्या और क्या हो गए हो। बहुत शौक है न मेरी वाइफ बनने का, तो देखो क्या करता हूँ मैं। अगस्त्या वहां से जल्दी ही निकल जाता है। थोड़ी देर में ही वो सारांश के घर आ जाता है। सारांश के पिता उसे बाहर ही देख लेते हैं। वो अंडस्को उसे नमस्ते बोलते हुए घर के अंदर लाते हैं। अगस्त्या जैसे ही अंदर आता है उसकी नज़र सारांश पे जाती है जो एक सिंपल सी सूट में बहुत खूबसूरत लग रही थी और मीत के साथ इधर उधर भाग रही थी और बहुत ही हंस रही थी। सारांश अंडस्को मीत यार मैं तो तुझे हमेशा यही बुलाऊंगी, पागल तू भड़क क्यों रहा है। तभी सारांश की नज़र और मीत की नज़र सामने खड़े अगस्त्या पे जाती है। वो वही रुक जाता है। सारांश की मम्मी सारांश की तरफ देख बोली अंडस्को बेटा दामाद जी को अपने कमरे में लेकर जाओ। सारांश जी माँ बोल अगस्त्या की तरफ एक नजर देखती है जो उसे ही घूर रहा था। वो अपने मन में कहती है अब तो मैं गया, ये खडूस रायचंद मुझे ऐसे घूर रहा है जैसे अभी खा जाएगा। वो उसे अपने कमरे में ले जाता है। सारांश उसे अपनी जान छुड़ानी चाहिए। वो रूम के गेट पे खड़ा हो बोला अंडस्को आप अंदर जाए, मैं आपके लिए कॉफी। इतना ही बोल पाया था कि वो झट से अंदर घुस उसे भी अंदर लेटे हुए गेट लॉक कर देता है। अब तो बेचारे सारांश की सांसें अटक गई थी अगस्त्या के ऐसे करने से। अगस्त्या उसे दरवाजे से लागते हुए बोलता है अंडस्को ओह तो मेरी नींदें उड़ा यह मजे किए जा रहे हैं, तो फिर ठीक है मैं भी कुछ मजे कर लूं। और सारांश के चेहरे पे उंगली चलते हुए उसके होठों तक ले आता है। सारांश अपनी कांपती आवाज में अंडस्को कहता है अगस्त्या जी कोई हमें देख लेगा, प्लीज ऐसे मत कीजिए। एपिसोड 7 पार्टी में जाना। आप अंदर जाए, मैं आपके लिए कॉफी। इतना ही बोल पाया था कि वो झट से अंदर घुस उसे भी अंदर लेटे हुए गेट लॉक कर देता है। अब तो बेचारे सारांश की सांसें अटक गई थी अगस्त्या के ऐसे करने से। अगस्त्या उसे दरवाजे से लागते हुए बोलता है अंडस्को ओह तो मेरी नींदें उड़ा यह मजे किए जा रहे हैं, तो फिर ठीक है मैं भी कुछ मजे कर लूं। और सारांश के चेहरे पे उंगली चलते हुए उसके होठों तक ले आता है। सारांश अपनी कांपती आवाज में अंडस्को कहता है अगस्त्या जी कोई हमें देख लेगा, प्लीज ऐसे मत कीजिए। अंडस्को अगस्त्या कहता है अंडस्को तो देखने दो, हम साथ जुर्म कर रहे हैं, रोमांस ही तो कर रहे हैं। बाय द वे कौन है वो तुम्हारी सो कॉल्ड का बॉयफ्रेंड, कहीं इसके साथ ही तो नहीं।
फिर सारांश का गला अंडस्को, तुम दोनों भाई बहन ने क्या सोचा, ये सब करने के बाद भी मैं आसानी से जाने दूंगा क्या तुम भाई बहन को? दी अगस्त्य रायचंद बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, फिर थोड़ा सा सर्च ही कर लेते मेरे बारे में। फिर पागलों की तरह हंसते हुए बोला अंडस्को, ये फर्स्ट और लास्ट हैप्पीनेस थी तुम्हारी लाइफ में मुझसे मिलने के बाद। अब तुम हेल के दर्शन रोज करोगे और उस दिन को कोसोगे कि क्यों अपनी बहन की जगह दुल्हन बनी। इतना बोल वो उसके गले पर जोर से बाइट कर लेता है और इसी बाइट के साथ सारांश का चीख निकल जाता है, साथ ही उसका आंख आंसू से भर आता है। सारांश अंडस्को सिसकते हुए कहता है, प्लीज छोड़िए, बहुत दर्द हो रहा है। अगस्त्या चीखते हुए, और मेरे दर्द का क्या जब दुनिया वाले ये जानने की कि तुम दोनों ने मिलकर अक्षिता रायचंद को धोखा दिया, इतने बड़े बिजनेसमैन को उल्लू बनाया है। कोई जवाब? सारांश झट से अगस्त्या के होठों पे हाथ रखते हुए कहता है, प्लीज यहाँ मत चिल्लाइए, घर जाके आपको जितना बोलना होगा बोलिएगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर यहाँ नहीं, मॉम डैड सब परेशान हो जाएंगे। अगस्त्या तो सारांश के छूते ही शांत हो चुका था। वो जाके सारांश के बेड पर बैठ जाता है और अपने पैर पे पैर रख कहता है, अंडस्को, तुम्हारे घर में मेहमानों को पानी भी नहीं दिया जाता क्या? सारांश झट से भागकर टेबल से उसे पानी देता है। अगस्त्या उसे ले पीने लगता है और वही सारांश अपने मन में, अंडस्को, बड़े आए बोलने वाले मेहमानों को पानी नहीं दिया जाता, खुद आते ही भड़क पड़े, वो नहीं याद रहा। सच अ साइको रायचंद। अंडस्को, अब मुझे कोशना हो गया है तो सामान पैक करो, हमें निकलना है, अगस्त्या कहता है। सारांश डरते हुए बोला, वो क्या? जो भी बोलना है साफ साफ कहो, अगस्त्या गुस्से को काबू करते हुए कहता है। सारांश फिर हिम्मत करके कहता है, अंडस्को, वो माँ चाहती है हम दिन यही कर ले, अगर आपको कोई प्रॉब्लम न हो तो। तभी उसे रूम के बाहर से आवाज आती है, साइशा दामाद जी के साथ बाहर आओ, डिनर रेडी है। सारांश अंडस्को, जी मैं आए। वो एक नजर अगस्त्य को देखती है। अगस्त्य बिना कुछ बोले खड़ा हो जाता है और सारांश राहत की सांस लेता है। दोनों बाहर आते हैं, वही अगस्त्य और सारांश दोनों टेबल पे बैठ जाते हैं। सारांश की मॉम दोनों को खाना सर्व करती है, फिर सारांश के पापा को दे वो भी बैठ जाती है। सारांश कहता है, मम्मी चला गया क्या? अरे हाँ बेटा, वो उसकी बहन का कॉल आ गया था तो उसे जाना पड़ा। सारांश का मीत के बारे में पूछने से अगस्त्य का पड़ा हाई होने लगा था। वो अपना एक साथ सारांश के जांघ पे रख उसे दबाने लगाता है और वही सारांश के अगस्त्य के ऐसा कराने से इनकम्फर्टेबल के साथ दर्द भी दिखने लगा था। वो अपनी नजरे से अगस्त्य को देख आंखों के इशारे से उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो सब बंद कर दे, पर अगस्त्या तो अगस्त्य है जो सिर्फ सुनता अपनी ही है। ऐसे ही नोक-झोंक के साथ खाना खत्म होता है और सारांश कमरे में रेडी होकर आता है और अपने मॉम डैड से विदा ले अगस्त्य के साथ निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो रायचंद मेंशन में होते हैं। घर वाले अपने अपने कमरे में थे, वही रिवांश अपने कमरे में बैठा काम कर रहा था। तभी उसे एक कॉल आता है। वो कॉलर देखता जिसमें लिखा था अगस्त्य अग्निहोत्री। वो मुस्कुरा कर फोन उठाया। दूसरे साइड से आवाज आया, अंडस्को, हे रिवांश मेरे बेस्ट बडी, हाउ आर यू? सुन, तू कल पार्टी में आ रहा है। आई नो दादाजी ने तेरे दादू को इनवाइट किया है और तेरा सो कॉल्ड भाई अगस्त्य रायचंद आने वाला है, जो कि मेरे सो कॉल्ड भाई का बेस्ट फ्रेंड है। तो मैं भी चाहता हूँ कि अंडस्को, मेरा भी बेस्ट बडी आए ताकि पार्टी में और रंग भर जाए। रिवांश कहता है, अंडस्को, मैं तो ठीक ही, बड़े दिनों बाद याद किया। तू बता, वेज पार्टी किस खुशी में रखी है? तू क्या बाप बन गया? अगस्त्य कहता है, अंडस्को, क्या बताऊं तुझे, उस रेहान के आने की खुशी में रखी गई है। तो तू आ रहा है ना? अंडस्को, देख मना मत कर, मेरा मन भी नहीं है जाने को, बट जाना होगा। कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाए साइड, या तेरी फ्यूचर वन ही मिल जाए तो मैं रखता है। मैं कुछ नहीं जानता, बस तू आ रहा है। रिवांश मुस्कुरा कर कहता है, आऊंगा, अपने बेस्ट बडी को अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ, चल कल मिलते हैं, बाय। इतना बोल वो फोन रख देता है। इधर अगस्त्य अपने रूम में आते ही क्लोजेट से कपड़े निकाल वॉशरूम में चला जाता है। वही सारांश भी अपने साथ लाए बैग से एक प्यारा सा टी शर्ट निकाल और उसके साथ लोअर लेकर बेड पे बैठ अगस्त्य के बाहर आने का वेट कराने लगाता है। वही 30 मिनट हो गए थे, अब तक अगस्त्य वॉशरूम से नहीं निकला था। सारांश मन में बरबराते हुए कहता है, अंडस्को, ये फ्रेश होने गए हैं या वॉशरूम बनाने इतना टाइम कौन लेता है? तभी वॉशरूम का गेट खुलता है और अगस्त्य बाहर आता है।
सारांश तो उसमें ही खो गया था। उसकी जिम की हुई बॉडी और बॉडी से टपक रहे पानी बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। वो अपने बालों को टॉवल से रब करते हुए आता है, तभी वो देखता है कि सारांश उसे ही निहार रहा है। वो मुस्कुराकर उसके करीब बैठ कान में सरगोशी से कहता है, अंडस्को, आज मन तो नहीं है पर तुम्हारे लिए एक राउंड तो कर ही सकता हूँ, क्या कहते हो? अगस्त्या के ऐसे बोलने से सारांश का गाल और कान दोनों लाल हो चुका था। तभी अगस्त्य फिर कहता है, वैसे ये पहनने वाले हो तुम, नॉट बैड, मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और उसके कान पे हल्का सा बाइट कर लेता है। तभी सारांश भागकर वहां से वॉशरूम चला जाता है और अगस्त्य मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर बाद सारांश रूम में आता है और फिर बालकनी की तरफ बढ़ने लगाता है, जिसे अगस्त्य उसे एक चादर फेंक कर देते हुए कहता, वेरी बैड नाइट वाइफी। अगली सुबह सारांश जल्दी उठ जाता है और फ्रेश होकर एक पिंक कलर के साड़ी के साथ किचन के दूसरी साइड अगस्त्य के लिए ग्रीन टी बनने लगाता है और थोड़ी देर बाद उसे ग्रीन टी दे किचन में आ जाता है और नौकर के साथ मिलकर नाश्ता रेडी करता है। कुछ ही देर बाद सब नाश्ते की टेबल पे बैठे थे, तभी दादाजी कहते हैं, अगस्त्या और रिवांश, तुम दोनों आज अग्निहोत्री के पार्टी में जाओगी, कोई बहाना नहीं सुनना मुझे। और अगस्त्य, तू बहू को भी लेकर जाएगा पर दादू को? तभी दादाजी अपना हाथ दिखा रोक देते हैं अगस्त्या को। अगस्त्य हार मानते हुए ओके बोल देता है। सब अपने अपने ऑफिस जा चुके थे। सारांश अपने कमरे में आ गया था। ऐसे ही देखते देखते फिर दोपहर के लंच के लिए सब खाना बनाते हैं। आज का दिन ऐसे ही बीत जाता है। दादाजी के आदेश अनुसार अगस्त्य ऑफिस से जल्दी आ जाता है, साथ ही एक खूबसूरत सी ड्रेस लेकर आता है। करीब 1 घंटे बाद सारांश एक व्हाइट गाउन में, अगस्त्य ब्लैक 3 पीस सूट में सारांश के साथ हॉल में आता है। सब उन दोनों को ऐसे देख बहुत खुश हो जाते हैं और अमृता जी उनकी बलाएं लेते हुए कहती हैं, अंडस्को, किसी की नजर न लागे मेरे बेटे और बहू को। तभी वहां रिवांश भी आ जाता है। वो ब्लैक टॉक्सिडो में कमाल लग रहा था। वो वहां से अपनी कार ले निकल जाता है। अगस्त्या भी सारांश के साथ पार्टी में जाने के लिए निकल जाता है। 1 घंटे बाद वो सब पार्टी वेन्यू ओ पहुंचते हैं। पहले पार्टी के अंदर रिवांश एंट्री लेता है, उसके बाद अक्षत बड़ी रिस्पेक्टफुली सारांश का हाथ अपने हाथ में थाम एंट्री लेता है। वही रिवांश का वेलकम अगस्त्य अग्निहोत्री आगे आकर करता है, तो वही रेहान आगे आकर अगस्त्या रायचंद और मिसेस साइशा अगस्त्या रायचंद का मुस्कुराते हुए वेलकम करता है और अगस्त्य को अपने गले लगा लेता है। एपिसोड 8 महासंगम। वही दूसरी तरफ अमर अपने दोस्त के परिवार के साथ पार्टी में अंदर आया। पंछी अपनी मम्मा के साथ साथी थी। कुछ वक्त के बाद रायचंद परिवार से उसके दोनों बेटे और अगस्त्य की वाइफ भी आई। रेहान और उसका भाई अगस्त्य दोनों ही अपने दोस्तों को आता देखे तो दरवाजे के पास गए। दरवाजे के पास जाते हुए दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखे, फिर अपने अपने दोस्त का स्वागत किए। सभी पार्टी में लगभग आ चुके थे। तभी रेहान शौर्य को अब तक आता ना देख उसे कॉल लगाया। दूसरी तरफ शौर्य मेहर विवेक के साथ उस मैटर को शॉर्ट आउट कर रहा था। तभी उसका फोन बजा तो शौर्य अपना फोन निकाल रेहान का कॉल आता देख शौर्य कॉल उठा लिया। तभी रेहान बोल पड़ा, कहाँ हो यार, पार्टी स्टार्ट होने वाला है। ये सुन शौर्य बोल पड़ा, रेहान मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तेरा पार्टी है तू एंजॉय कर, मैं आता हूँ। और हाँ, वहाँ देशमुख फैमिली आया होगा। आखिर का सवाल सुन रेहान बोला, हाँ। जब रेहान हाँ बोला तो शौर्य बोल पड़ा, पंछी, उसके अंदर बहुत बचपना भरा है। उसके मम्मा पापा उसके साथ है पर पंछी अपनी नाम की ही तरह है, तो प्लीज उसका ध्यान रखना। शौर्य का प्यार केयर पंछी के लिए देख। रेहान बोल पड़ा, तुम फिक्र मत करो, जब तक तुम नहीं आ जाती तुम्हारी पंछी का पूरा ध्यान मैं रखूंगा। दोनों का बात खत्म हो गया। फोन कट हो चुका था। तभी अगस्त्या रायचंद ब्यूटीफुल सीक्रेट डायरेक्टर रेहान के कंधे पर हाथ रख पूछा, क्या हुआ ब्रो, शौर्य नहीं आ रहा है? ये सवाल सुन रेहान बोल पड़ा, वो किसी काम में फंस गया है, कुछ देर में आएगा। रेहान ने अपने दोस्त अगस्त्य रायचंद से ये कह दिया। फिर रेहान, अगस्त्या रायचंद, कृतिक, ध्रुव ये चारों अपना बात करने लगे। वही अगस्त्या रायचंद की वाइफ उसके पास खड़ी थी। कुछ वक्त के बाद ध्रुव बीचों बीच आ गया। तभी सर्वेंट माइक ले ध्रुव के पास गया तो ध्रुव उसके हॉर्न से माइक ले अनाउंसमेंट किया, हेलो एवरीवन, ये पार्टी मेरे फ्रेंड रेहान और उसकी होने वाली फियांसे की खुशी में रखा गया है।
ये सुन सभी क्लैप करने लगे। वही ध्रुव आगे बोल पड़ा, प्लीज वेलकम न्यूली फ्यूचर कपिल रेहान सिंह ओबरॉय एंड में ब्यूटीफुल फ्यूचर सिस्टर इन लॉ सारा कपाड़िया। सान सोनाली के साथ बातें कर रही थी। जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो सोनाली सान को हैरानी से देखने लगी। वही सान बहुत नर्वस हो गया था। सोनाली को रेहान के फीलिंग्स के बारे में पता था। कहीं ना कहीं सान के दिल में भी रेहान है, ये बात भी पता था। और आज का अनाउंसमेंट सुन सोनाली मुस्कुराते हुए बोली, जा जल्दी सा, और इंतजार ना करवा। ये सुन सान सोनाली के तरफ देखा तो सोनाली उसे पुश करते हुए जाने का इशारा की, तो सान अपने धीमे कदमों के साथ आगे बढ़ने लगी। वही रेहान सान के पास आ उसके तरफ अपना हौंठ बढ़ाया तो सान उसके हौंठ में अपना हौंठ रख दिया। फिर उसके हौंठ को थामे रेहान सान के साथ पार्टी हॉल के बीचों बीच आ गया। दोनों जब आ गए तो ध्रुव माइक रेहान को पास कर दिया। तभी माइक ले रेहान सान का हौंठ पड़ते हुए ही बोला, गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस पार्टी। You guys have been waiting for Rehan Singh Oberoy's marriage for a long time. That day has come. I introduce you all to my future wife Sara Kapadia. ये सुन सभी क्लैप करने लगे। उन लड़कियों को छोड़कर जो रेहान को चाहती थी, और बाकी बिजनेसमैन का दिल टूट जाता है, जो ये सोचकर आए थे कि अपनी बेटी का रिश्ता रेहान सिंह ओबरॉय से करवाएंगे। उन सबके चेहरे पर निराशा छा गया। वही रेहान सान की तरफ देख उसे बोलने का इशारा किया। तभी सान अपने सहमे नजरों से रेहान को देखा, फिर नर्वस होते हुए बोला, नमस्ते। इतना कह उसका शब्द उसके गले में ही अटक गया और वो रेहान की तरफ देखा तक रेहान अपने हाथ को उसके हौंथेली से मिला। प्यार से उसे देख अपने आंखों को झपका दिया। फिर रेहान खुद हो आगे बोल पड़ा, माई फ्यूचर वाइफ इज अ लिटिल शाई। इतना कह वो ध्रुव की तरफ देख इशारा किया उसे आगे का संभालने का। रेहान के इशारे को समझते ही ध्रुव दूसरा माइक ले आते हुए चिल्लाकर बोला, केस नाउ इट्स टाइम टू ओपन द शैंपियन। इतना कहते ही सर्वेंट ट्रॉली गुड़गुड़ाते हुए लाने लगा। उसके ऊपर बड़े से बाउल में आइस क्यूब डाला हुआ था और उसके ऊपर शैंपियन का बॉटल रखा गया था। जब सर्वेंट शैंपियन लेकर आ गया तो ध्रुव शैंपियन ले अमर के पास जा शैंपियन का बॉटल अमर की तरफ बढ़ा दिया तो अमर मुस्कुराते हुए बोला, ये पार्टी मैंने रेहान के आने की खुशी में थ्रो की है, तो मैं चाहता हूँ ये शैंपियन भी रेहान ओपन करे। अमर के अनाउंसमेंट को सुन उसके पोते अगस्त्य का खून खोलने लगा। वो गुस्से में अपने हौंठ का मुट्ठी बांध अपने मन में ही बोला, मैं अपने दादू के लिए अपना जान ही क्यों ना दे दूं, पर दादू के लिए रेहान ही मैटर करता है, हमेशा ही वो हो दादू के क्लोज रहता है। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर अपने गुस्से का घूंट भी अपनी चेहरे पर मुस्कान टिकाए रखता है। वही ध्रुव रेहान के पास जा बॉटल उसकी तरफ बढ़ा दिया तो रेहान बॉटल ले शैंपियन के बॉटल को सेक कर उसके कैप को खोल दिया। फिर ट्रॉली में लगे ग्लास पर डाल दिया। फिर अपने लिए एक ग्लास उठा दिया। तभी ध्रुव अपने लिए भी उठाते हुए सारा के लिए भी उठा उसकी तरफ बढ़ाया तो रेहान बोल पड़ा, ये नहीं पीती है। रेहान के बातों को सुनने के बाद ध्रुव ने वो ग्लास रख दिया। वही सर्वेंट ने फिर सभी को शैंपियन सर्व कर दिया। सभी शैंपियन पीने में बिजी थे। वही पंछी को वॉशरूम जाना था, पर उसकी मम्मा पापा सभी से बात करने में बिजी थे। वो खुद ही वॉशरूम ढूंढने के लिए निकल तो गई, पर जाना कहाँ है उसे पता नहीं था। तो वो बीच में खड़ी हो डरी सहमी सी इधर उधर देखे जा रही थी। तभी सान जो अपनी दोस्त सोनाली के पास ही जा रहा था, वो पंछी को ऐसे घबराई हुई खड़ी देख उसके पास जा पूछ पड़ा, क्या आप कुछ ढूंढ रही हो? जब सान ने सवाल किया तो पंछी उसके तरफ देखी। फिर कुछ सेकंड सोचने के बाद वो बोल पड़ी, मुझे वॉशरूम जाना है, पर मुझे वॉशरूम मिल नहीं रहा है। पंछी का बच्चों वाला आवाज सुन सान बोल पड़ा, चलो मैं तुम्हें वॉशरूम ले जाती हूँ। सान फिर पंछी को अपने साथ कॉमन वॉशरूम ले गया। जैसे ही वॉशरूम के पास आ दोनों रुकी तो पंछी बोल पड़ी, दीदी आप यही खड़े रहना। ये सुन सान झट से बोल पड़ा, हाँ मैं यहीं रहूंगी। सान के बातों को सुन पंछी झट से वॉशरूम के अंदर चली जाती है। कॉमन वॉशरूम के सामने ही बड़ा सा लॉन था। सान खड़ा हो पंछी के आने का इंतजार करते हुए इधर उधर देख रहा था। तभी उसी नजर लॉन के पास खड़ी लड़की पर गया। उसे देख सान उसके पास जा पूछा, आप यहाँ क्या कर रही है? लड़की का आवाज सुन लॉन के पास खड़ा शायरांश
सान की तरफ देख अपने लड़की वाले अवाल में निराशा से भरे आवाज में बोला, पार्टी में मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। शायरांश के बातों को सुन सान भी बोल पड़ा, हाँ मैं भी ऐसी पार्टियों में बोर हो जाती हूँ। तभी शायरांश बोल पड़ा, पर ये पार्टी तो आपके लिए हो रखा गया है। तभी पंछी वहां दोनों के बातों को सुन बोली, पंछी भी बहुत बोर हो रही है, कितना बोरिंग पार्टी है ये, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। पंछी को तो लगा था पार्टी है तो गाना बजाना होगा, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। पंछी के बचकानी बातों पर दोनों के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वही दूसरी तरफ सान को अपने पास खड़ा ना देख रेहान उसे ढूंढते हुए वहां आ पंछी के बातों को सुन बोला, ओह तुम्हें इस पार्टी में म्यूजिक डांस ये सब चाहिए। रेहान के आवाज को सुन तीनों उस तरफ मुड़ रेहान को देखे, तभी पंछी झट से बोल पड़ी, हाँ। पंछी के जवाब को सुन रेहान बोल पड़ा, चलो पार्टी में रंग जमाते हैं ताकि तुम तीनों एंजॉय कर सको। इतना कह तीनों को रेहान अपने साथ पार्टी में ले आता है। फिर ध्रुव के पास जा सॉन्ग प्ले करने को कहता है। ध्रुव जा सॉन्ग प्ले करवाने के पहले अनाउंसमेंट करता है, नाउ द टाइम हैज कम, एवरीबडी कम एंड डांस विद योर पार्टनर। अनाउंसमेंट करने के बाद ध्रुव सॉन्ग प्ले करने का इशारा कर देता है। तभी सभी अपने अपने पार्टनर के साथ डांस फ्लोर पर आ जाते हैं। मजबूरन अगस्त्य रायचंद को भी शायरांश के साथ डांस करने के लिए आना पड़ता है। मरीज इश्क हूं मैं, कर दे दवा, मरीज इश्क हूं मैं, कर दे दवा। ओहो ओहो ओहो, गाना शुरू हो चुका था। सभी पार्टनर्स गाने के धुन पर डांस कर रहे थे, पर पंछी के पास तो उसका कोई पार्टनर ही नहीं था। तभी एक हैंडसम सा लड़का जिसका नाम रिवांश रायचंद था, वो पंछी के पास आ अपने हाथ को आगे बढ़ा उसे बोला, विल यू डांस विथ मी। जान रिवांश में उसे डांस के लिए प्रपोज किया तो पंछी हिचकिचाते हुए इधर उधर देखी, फिर उसके साथ डांस करने के लिए मान गई और उसके हाथ में अपना हाथ दे उसके साथ डांस करने चली गई। सभी के बीच वो रियान के साथ डांस कर रही थी। तलब है तू है नशा, गुलाम है दिल ये तेरा, खुल के जरा जी लूं तुझे, आजा मेरी सांसों में आ x2। ये लाइन हुआ ही था तभी शौर्य मेंशन के अंदर आया। जैसे ही वो अंदर गया उसका नजर सीधे किसी और लड़के के साथ डांस करती पंछी पर गया। उसे किसी और के साथ डांस करता देख उसका खून खोलने लगा था। शौर्य पार्टी के अंदर गया, तभी उसका नजर जूस पी रही लड़की पर गया तो वो उसके पास जा पंछी को देखते हुए ही उसे लड़ी से पूछा, मेरे साथ डांस करोगी। वो लड़की और कोई नहीं, ऋतिक की बहन आयशा थी। वो तो पार्टी में आई ही थी बस ध्रुव को जलाने के लिए। वो झट से डांस के लिए राजी हो शौर्य के साथ सभी के बीच में चली गई। शौर्य आयशा के कमर पर अपने हाथ को डाल उसके एक हाथ को पकड़ लिया, वही आयशा भी अपने हाथ को शौर्य के कंधे पर रख दी थी। ये कहानी है दो ऐसी लड़कियों की जो दिखती तो एक जैसी है, पर एक आग है तो दूसरी पानी। पर अगर आग और पानी एक दूसरे से बदल जाए तो जहां शानवी आग थी वही सिया पानी। पर दोनों की जिंदगी एक दूसरे से ऐसे बदल जाती है जैसे कि दोनों ही अपने वजूद को खो बैठती है। जब दोनों अपने वजूद को खो बैठती है तभी सिया की मुलाकात एक ऐसे माफिया से होती है जो उसे अपने पास कैद कर लेता है। वही शानवी की मुलाकात जिस शख्स से होती है वो उसके लिए बहुत अजीब था, पर वो शख्स ही उसकी जिंदगी को वापस पहले की तरह कर सकता था। एपिसोड 9 किडनैपिंग। शौर्य पार्टी के अंदर गया, तभी उसका नजर जूस पी रही लड़की पर गया तो वो उसके पास जा पंछी को देखते हुए ही उस लड़ी से पूछा, मेरे साथ डांस करोगी। वो लड़की और कोई नहीं, ऋतिक की बहन आयशा थी। वो तो पार्टी में आई ही थी बस ध्रुव को जलाने के लिए। वो झट से डांस के लिए राजी हो शौर्य के साथ सभी के बीच में चली गई। शौर्य आयशा के कमर पर अपने हाथ को डाल उसके एक हाथ को पकड़ लिया, वही आयशा भी अपने हाथ को शौर्य के कंधे पर रख दी थी। शौर्य आयशा को अपने बेहद करीब कर उसके साथ डांस किए जा रहा था। तभी पंछी का ध्यान शौर्य पर गया। शौर्य को किसी और लड़की के साथ वो भी इतने करीब देखता पा पंछी के चेहरे का पूरा रंग ही बदल गया। पंछी शौर्य डांस अलग अलग पार्टनर के साथ कर रहे थे, पर नजर दोनों का एक दूसरे में ही था। वही गाना के साथ सभी डांस कर रहे थे। मोहब्बत रूह की है लाजिम रिजा, हाथ रख दे तू दिल पे जरा, ओ हाथ रख दे तू दिल पे जरा, ओ
हाथ रख दे तू दिल पे जरा। ओहो ओहो ओहो। गाना बजे जा रहा था, सभी एक दूसरे में कहीं डूबे हुए थे। वही अगस्त्य रायचंद इरिटेंट हो रहा था अपनी पार्टनर शयरांश की वजह से। उसे डांस करना तो आता नहीं था और बार बार वो बेचारे अगस्त्य के पैर पर अपने सैंडल चढ़ा दे रहा था। वही रेहान सान में इस कदर डूबा हुआ था जैसे उसे अपना पूरा दुनिया मिल गया हो। वही सोनाली के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो जल्द से जल्द बस इस डांस को खत्म कर अगस्त्य से दूर होना चाहती थी। वही अगस्त्य सोनाली का बर्ताव से उसे अपने और करीब कर बोला, चेहरे पर मुस्कान लाओ जान, नहीं तो इसका सज्जा तुम्हें बाद में भुगतना पड़ सकता है। अगस्त्य का डरावना बात सुन उसके चेहरे पर झूठा मुस्कान छा गया। गाने का आखिरी लाइन चल रहा था। वही पंछी और शौर्य दूर होकर भी एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे, साथ ही एक दूसरे को किसी और के साथ देख दोनों के दिल में भी बराबर का आग लगा हुआ था। करम हद से है ज्यादा मुझ पे तेरा, हाथ रख दे तू दिल पे जरा। ओ हाथ रख दे तू दिल पे जरा। ओ हाथ रख दे तू दिल पे जरा। हो ओहो ओहो। ये गाना खत्म हो चुका था, पर पंछी शौर्य अब भी एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। तभी दूसरा गाना प्ले हुआ। पल एक पल में ही थम सा गया। जैसे ही गाना बजा और गाने का पहला लाइन हुआ, सभी के पार्टनर्स एक दूसरे से बदल गए। शौर्य के पास उसकी पंछी आ गई थी और बाकियों की अपनी अपनी पार्टनर्स चेंज हो चुकी थी। शौर्य ने पंछी का हॉर्न पकड़ उसे अपने बेहद करीब कर लिया था और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो चुके थे। तू हाथ में हाथ जो दे गया, चलूं मैं जहां जाए तू, दाएं मैं तेरे बाएं तू, हूँ रुत में हवाएं तू, साथिया। गाना बजे जा रहा था, पंछी शौर्य एक दूसरे में खोई हुई थे। वही शायरांश के साथ डांस करने में भी अगस्त्य रायचंद को गुस्सा आ रहा था और उसे किसी और के पास जाता देख भी गुस्सा आ रहा था। और तो और किसी और के पास जाते ही सारांश बहुत अच्छे से डांस करने लगा। ये देख देख कर तो अगस्त्य का खून खोलने लगा। वही सान ध्रुव के पास गया था। ध्रुव रेहान के जलन का लेवल जानता था, तो जानबूझकर उसे जलाने के लिए सान के साथ बहुत अच्छे से डांस करते हुए मुस्कुरा कर बातें भी किए जा रहा था। वही ऋतिक जो किसी और लड़की के साथ डांस कर रहा था, उसे किसी और के साथ देख अंश के आंखों में आंसू भर गया था। डांस करते हुए ऋतिक कई दफा अंश की तरफ देख रहा था। जैसे ही उसके आंखों में ऋतिक आंसू देखा, तो वो उस लड़की के साथ डांस करना बंद कर बोला, मुझे और डांस करने का मन नहीं है। इतना कह वो चला गया तो लड़की को भी जाना पड़ा। वही रेहान डांस करना बंद कर सभी के सामने ही सान ध्रुव के पास जा बोला, बहुत हो गया, अब मेरी फ्यूचर वाइफ को मुझे दे दो। ये सुन ध्रुव मुस्कुराते हुए उसे सौंप दिया, तो रेहान अपने सान को अपने साथ साइड में ले चला गया। वही अगस्त्य रायचंद जिसका खून सारांश को किसी और के साथ देख देख कर खोले जा रहा था, वो भी आखिर में डांस करना बंद कर सारांश के पास जैसे ही गया जिसके साथ वो डांस कर रहा था, अगस्त्य रायचंद को आता देख दोनों ही रुक गए। फिर अगस्त्य रायचंद सारांश का हॉर्न मजबूती से पकड़ उसे अपने साथ साइड में ले गया। वही शौर्य तो गाने के साथ ही उसके आंखों में डूबा हुआ था। ये तक भूल गया कुसुम भी पार्टी में मौजूद है। वही कुसुम के तो पैर ही थम गए थे शौर्य पंछी को एक दूसरे में डूबा हुआ देख। वही वैभव भी डांस करना बंद कर अपने मन में ही बोला, ये शौर्य क्या कर रहा है। वही गाने के धुन में खोए हुए शौर्य उसके उंगली को पकड़ उसे गोल गोल घुमाते हुए उसे बस गाने के साथ एक एक सटे बेहद रोमांटिक अंदाज में कर रहा था। तू इश्क के सारे रंग दे गया, फिर खींच के अपने संग ले गया, कहीं पे खो जाए चल, जहां ये रुक जाए पल, कभी ना फिर आए कल। साथिया। दोनों का डांस देख सभी साइड हो गए थे। वही शौर्य पंछी के साथ डांस करते हुए उसे हॉल के बीचों बीच ले आया था। वही सान रेहान और उसके दोस्त के साथ खड़ी थी। तभी एक सर्वेंट ड्रिंक के साथ जूस सर्व करने आया। तभी सब ड्रिंक लेने लगे, पर जैसे ही सान जूस लेने गया, सर्वेंट से उसका हॉर्न छूट गया और ट्रे में रखा सारा ड्रिंक सान के ड्रेस में गिर गया। ये देख रेहान उस पर चिल्ला पड़ा, तुम्हें यहाँ। इतना बोला ही था कि तभी सान उसके हॉर्न को पकड़ सर्वेंट से बोल पड़ा, कोई बात नहीं, आप जाए यहाँ से। सर्वेंट से ये कह रेहान की तरफ देख बोला, मुझसे भी हुआ है। ये सुन रेहान का गुस्सा शांत हो गया। फिर रेहान बोल पड़ा, जाओ जाकर ड्रेस चेंज कर लो।
ये सुनसान जाने लगा। वही गाना बजे जा रहा था। सब तो डांस करना बंद कर सिर्फ शौर्य पंछी को साथ देखने लगे थे। दोनों साथ में बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रहे थे। दोनों को देख सभी की आंखें दो खूबसूरत जोड़े में जा थम सा गया था। एक मांगे अगर 100 ख्वाब दूं, तू रहे खुश मैं आबाद हूँ। तू सबसे जुदा जुदा सा है, तू अपनी तरह तरह से है, मुझे लगता नहीं है तू दूसरा। पल एक पल में ही थम सा गया, तू हाथ में हाथ जो दे गया। चलूं मैं जहां जाए तू, दाएं मैं तेरे बाएं तू, हूँ रुत में हवाएं तू। साथिया, गाने का आखिरी लाइन अब होने लगा और शौर्य पंछी को बीच हॉल में ही डांस करते हुए उसे आखिरी में गोल गोल घुमाने लगा। हंसू मैं जब गाए तू, रोऊं मैं मुरझाए तू, भीगू मैं बरसाए तू। साथिया, फिर जैसे ही गाना रुका सभी तालियां बजाने लगे थे। वही शौर्य पंछी को अपने बाहों में ही भरे अब तक उसके आंखों में खोया हुआ था। तभी रेहान का नजर टूटते झूमर पर गया। उसका दोस्त अगस्त्य रायचंद भी उसके साथ ही खड़ा था। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ देखा तो वो भी उस तरफ देखा। फिर दोनों ही साथ चिल्लाए, मानव। शौर्य को सभी मानव के नाम से ही जानते हैं, ये बात दोनों को भी पता था। इसलिए दोनों ने भी वही नाम इस्तेमाल किया। वही नाम चिल्लाने के बाद दोनों ही उसके पास जाने लगी। दूसरी तरफ दोनों के चिल्लाने से दोनों की तरफ शौर्य देखा। फिर जैसे ही झूमर गिरने वाला था, शौर्य पंछी को खुद से बहुत दूर धकेल दिया, पर खुद दूर होने के चक्कर में वही जमीन पर गिर गया। तभी झूमर जमीन में जा गिरा। सभी तो साइड हो गए थे। वही रेहान और अगस्त्य रायचंद का भी झूमर गिरने से पैर वही थम गया। ये तो सूखा था झूमर शौर्य पर गिरने की जगह उसके शरीर से हल्का दूरी पर जा गिरा, पर झूमर का कांच शौर्य के शरीर के कई हिस्से में जा चुभ गया था। वही पंछी भी जमीन पर गिरी थी। जैसे ही शौर्य को घायल देखे, पंछी, रेहान, अगस्त्य, वैभव, कुसुम और उसके सभी दोस्त उसके पास गए। तभी रेहान चिल्ला पड़ा, गार्ड्स। रेहान का आवाज सुन गार्ड्स भागते हुए आने लगे। वही शौर्य चिंतित हो उसी हालत में उठने लगा। तभी अगस्त्य रायचंद उसे उठाने में हेल्प किया। वही कुसुम अपनी बेटी को जमीन से उठा ही रही थी। तभी शौर्य वहां जा पंछी के दोनों बाजू को पकड़ उसे हर जगह देखते हुए पूछने लगा, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? शौर्य का पंछी के लिए केयर देख कुसुम शौरी को बस देखने लगी। वही गार्ड्स रेहान के पास आ चुका था तो रेहान गार्ड के कॉलर को पकड़ चिल्लाकर बोला, ये सब कैसे हो सकता है? रेहान ने जब ये चिल्लाकर पूछा तो गार्ड डर से हकलाते हुए कुछ कह पाता इससे पहले ही रेहान गुस्से में कठोरता से फिर बोल पड़ा, लगता है तुम लोगों को अपने जॉब से प्यार नहीं है। तभी अगस्त्य रायचंद का ध्यान झूमर की कटे रस्सी पर गया। कटे रस्सी को देखते हुए अगस्त्य रायचंद बोल पड़ा, रेहान, मुझे किसी का ये लापरवाही नहीं बल्कि सोचा हुआ साजिश लगता है। तभी रेहान उस गार्ड को छोड़ अगस्त्य रायचंद की तरफ देखने लगा था। वही शौर्य भी अगस्त्य रायचंद की तरफ देखता है। तभी रेहान पूछ पड़ता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? रेहान के सवाल पर अगस्त्य रायचंद कटे हुए रस्सी की तरफ इशारा करता है तो सभी ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। तभी अमर बोल पड़ता है, आखिर इस पार्टी में ऐसा कर कौन सकता है? अमर का सवाल सुन सभी सोचने लगे। वही रेहान को लगने लगा, शायद शौर्य का कोई दुश्मन होगा। रेहान ये सोच ही रहा था। तभी सोनाली आ बोली, रेहान, सारा मुझे मिल नहीं रही है। सोनाली के बातों को सुन सभी हैरान हो जाते हैं। फिर सभी पार्टी में सारा को ढूंढने लगते हैं। तभी अगस्त्य रायचंद को उसकी वाइफ भी नहीं मिल रही थी। ये देख वो चिंतित हो जोर से चिल्लाकर बोला, अब शायशा कहाँ गई? ये सुन सभी अगस्त्य रायचंद की तरफ देखने लगे। तभी शौर्य, रेहान, ध्रुव, ऋतिक, वैभव सभी अगस्त्य के पास आ गए और शौर्य बोल पड़ा, ये हो क्या रहा है? पहले झूमर गिरना और अब सारा शायशा का ना मिलना। तभी रेहान को याद आता है, सर्वेंट ने जानबूझकर सारा के पर जूस गिराया था। ये याद आते ही रेहान चिल्लाते हुए बोला, डेम, मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया? रेहान ने जब ये कहा तो सभी उसके तरफ देख साथ ही पूछ पड़ी, क्या ध्यान नहीं दिया? तभी रेहान सबको उस इंसिडेंट के बारे में बता दिया तो ध्रुव जितने भी सर्वेंट आज के पार्टी के लिए बाहर से आए थे उन सभी को आने का ऑर्डर दे दिया। वही पार्टी में शांति छा गया था
और सभी एक दूसरे से फुसफुसाते हुए बातें करने लगे थे। वहीं पंछी को शौर्य का चिंता हो रहा था। तभी पार्टी में सारे सर्वेंट मौजूद हो गए, पर उनमें से कोई भी सर्वेंट वो नहीं था। ये देख रेहान गुस्से में बोला, शीट, इनमें से तो कोई भी नहीं, कैसे पता करे। रेहान का तो दिमाग ही काम करना बंद कर गया था। वही अगस्त्य रायचंद को अपने भाई पर ही शक हो रहा था। तभी शौर्य सभी से बोल पड़ा, सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। इतना कहने के बाद शौर्य चिल्ला कर बोला, यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा जब तक सारा शामिल नहीं जाते हैं। इतना कह रेहान, अगस्त्या, रायचांद, शौर्य ये तीनों सिक्योरिटी रूम जाने लगे। बाकी ऋतिक, ध्रुव, वैभव तीनों पार्टी में आए लोगों पर नजर रख रहा था। एपिसोड 10 किडनैप्ड का पता चलना। तभी पार्टी में सारे सर्वेंट मौजूद हो गए, पर उनमें से कोई भी सर्वेंट वो नहीं था। ये देख रेहान गुस्से में बोला, शीट, इनमें से तो कोई भी नहीं, कैसे पता करे। रेहान का तो दिमाग ही काम करना बंद कर गया था। वही अगस्त्य रायचंद को अपने भाई पर ही शक हो रहा था। तभी शौर्य सभी से बोल पड़ा, सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। इतना कहने के बाद शौर्य चिल्ला कर बोला, यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा जब तक सारा शामिल नहीं जाते हैं। इतना कह रेहान, अगस्त्या, रायचांद, शौर्य ये तीनों सिक्योरिटी रूम जाने लगे। बाकी ऋतिक, ध्रुव, वैभव तीनों पार्टी में आए लोगों पर नजर रख रहा था। कुछ ही वक्त में सिक्योरिटी रूम के अंदर तीनों पहुंच गए। वही सिक्योरिटी रूम के अंदर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को देख रेहान अभी से आधे घंटे पहले का फुटेज प्ले करने को कहा तो सिक्योरिटी गार्ड बैठकर फुटेज प्ले कर दिया। तीनों फिर फुटेज देखने लगे। तभी जैसे ही फुटेज में सारा का किडनैपिंग हुआ, वैसे ही शायरांश किडनैपिंग करते हुए देख लेता है। फिर वो वहां जा सान को उन गुंडों से बचाने का कोशिश करता, पर वो गुंडे साथ में उसे भी उठा अपने साथ ले जाते हैं। फिर रेहान बाहर का फुटेज प्ले करने को कहता, सिक्योरिटी गार्ड बाहर का फुटेज प्ले करता, पर फुटेज प्ले होते ही पूरा स्क्रीन ब्लैक हो गया। ये देख रेहान और अगस्त्य रायचंद बौखला जाता है। वही शौर्य का ध्यान तो गुंडों की ड्रेस पर था। ड्रेस में ईगल का साइन था। उसे देख शौर्य बोल पड़ा, रेहान, अगस्त्य तुम दोनों शांत हो जाओ। स्क्रीन पर देख, उन लोगों के ड्रेस में ईगल का साइन है। क्या तुम्हें पता है ये किस ग्रुप के हो सकते हैं? शौर्य की बातों को सुन रेहान अगस्त्य दोनों ही स्क्रीन पर ध्यान से देखते हैं। तभी रेहान बोल पड़ता है, मेरे साथ चलो। रेहान के रिएक्शन से अगस्त्य शौर्य को समझ आ गया था। रेहान को शायद इस ग्रुप के बारे में कुछ पता है। तीनों फिर मेंशन बाहर निकल एक ही कार में तीनों जा बैठने लगे। शौर्य ड्राइविंग सीट पर बैठा था, वही उसके बगल में रेहान बैठा गया था और पीछे अगस्त्य। शौर्य ने कार स्टार्ट करते हुए पूछा, जाना कहाँ है? तभी रेहान दोनों को भी उस ग्रुप के बारे में बता दिया। तो शौर्य उस डिक्टेशन में जाने लगा। कार चलाते हुए ही शौर्य मिहिर को कॉल कर दिया। वही दूसरी तरफ मिहिर सोफे पर बैठा कुछ काम कर रहा था। तभी उसका फोन बजा तो वो टेबल से अपना फोन उठा। शौर्य का कॉल आता देख कॉल उठा, अपने कान से लगा, बोला, यस बॉस। मिहिर का आवाज सुन शौर्य ने उसे ऑर्डर दे दिया, ईगल ग्रुप का सिक्योरिटी सिस्टम हैक करो और तुम विवेक के साथ यहाँ आ जाओ। इतना कह शौर्य ने कॉल कट कर दिया। वही मिहिर शौर्य का ऑर्डर पूरा करने लगा। कुछ वक्त बाद बड़े से मेंशन से थोड़ी दूरी पर शौर्य कार रोका। तभी मिहिर जो कार में बैठा था वही विवेक कार ड्राइव कर रहा था। वो शौर्य को कॉल किया। मिहिर का कॉल आता देख शौर्य ने कॉल उठा लिया। शौर्य की कॉल उठाते ही मिहिर बोल पड़ा, बॉस मैंने पूरा सिक्योरिटी हैक कर लिया। ये सुन शौर्य पूछ पड़ा, क्या तुम्हें मेंशन के अंदर कोई लड़की नजर आई? शौर्य के इस सवाल पर मिहिर बैठकर फुटेज चेक करते हुए बोला, बॉस उसे थर्ड फ्लोर के राइट साइड के सबसे आखिरी रूम में रखा गया है, पर उस रूम के बाहर बहुत टाइट सिक्योरिटी लगा रखी है। ये सुन शौर्य एक और सवाल कर बैठा, कहना कितने गार्ड्स हैं, मुझे एक्यूरेट बताओ। ये सुन मिहिर मेंशन के हर जगह के गार्ड्स को देखते हुए शौर्य को बता दिया, कौन गार्ड्स कहाँ हैं और अंदर जाने का क्या रास्ता हो सकता है। सब जानने के बाद शौर्य रेहान और अगस्त्य के साथ अंदर जाने का प्लानिंग करने लगा। कुछ ही वक्त में मिहिर विवेक भी आ चुके थे।
फिर पांचों मेंशन के अलग अलग डायरेक्शन में गार्ड्स के नजर में न पड़ते मेंशन के बाउंड्री से कूद मेंशन के अंदर जाने लगे। अगस्त्य रेहान मेंशन के थर्ड फ्लोर के राइट साइड के आखिरी रूम जा रहा था। वही मिहिर और विवेक एक जगह सिक्योरिटी गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करने लिए मिहिर विवेक दोनों ही मेंशन का सिक्योरिटी रूम ढूंढ वहां उस तरफ साइलेंटली जाने लगा। तभी गार्ड्स को देख दोनों ही छिप गए। फिर एक एक कर वहां के गार्ड का अपने हाथ से मुंह बंद कर गर्दन के नस को दबा उन गार्ड्स को बेहोश कर कोने में जा छिपा दे रहे थे। वहां मौजूद गार्ड्स के साथ ये करने के बाद दोनों सिक्योरिटी रूम के अंदर जा सिक्योरिटी सिस्टम को चीर दिए, जिससे मेंशन के दूसरे तरफ का खतरे का साइलेंस बजने लगा। दूसरे तरफ का खतरे का साइलेंस सुन आधा गार्ड्स उस तरफ चले गए जिस रूम में सान शायरांश को बंद किया गया था। वहां के गार्ड्स वही मौजूद थे। उन गार्ड्स से डील करने के लिए रेहान, अगस्त्य, शौर्य वहां के गार्ड्स के साथ फाइट स्टार्ट कर दिए। कुछ ही वक्त में वहां के सारे गार्ड्स जख्मी हालत में जमीन पर पड़ गए। तभी अगस्त्य रेहान दोनों ही कमरे का दरवाजा खोले तो कमरे का दरवाजा खुलने से सान शयराश घबरा गए थे। पर रेहान अगस्त्य को आता देख दोनों को राहत मिला। सान शयराश दोनों राशियों से बंधे थे और दोनों चेहरा सुझा हुआ था। उसके साथ वो उनके नर्म होंठों पर खून के बूंदे थे। ये देख रेहान अगस्त्य दोनों ही भागते हुए उन दोनों के पास गए और उनके राशियों को खोलने लगे। वही शौर्य, विवेक, मिहिर गुंडों को हैंडल कर रहे थे। तभी ईगल ग्रुप का लीडर साथ ही रेहान का पुराना दुश्मन श्लोक को जब पता चला इस बारे में तो वो रेहान के प्लान को समझ गया था। इसलिए अपने गार्ड्स पर चिल्लाकर बोला, इडियट्स, तुम लोग से एक काम ढंग से नहीं हो सकता है। अब यहाँ टाइम वेस्ट मत करो, उस रूम के पास जाओ। श्लोक और उसके आदमी उस रूम की तरफ जाने लगे। वही दूसरी तरफ उस कमरे में रेहान अगस्त्य दोनों सान शायरांश का रस्सी खोल चुका था। रस्सी खुलते ही रेहान सान को कसके गले से लगा लिया। वही शारांश इतना घबराया हुआ था कि वो अगस्त्य के गले से लग फुट फुट कर रोने लगा। वही शौर्य, मिहिर, विवेक तीनों भी उस रूम और शौर्य बोल पड़ा, यहाँ से हमें जल्दी निकलना होगा। ये सुन सभी जाने को थे, पर शारांश अगस्त्य से दूर हो जैसे ही आगे बढ़े का कोशिश किया, दर्द से चिल्ला पड़ा, आह। शारांश का चीख सुन सभी उसके तरफ देखे। तभी उसके घायल पैर पर अगस्त्य का नजर गया। उसके घायल पैर को देख अगस्त्य उसे अपने गोद में उठा लिया। फिर सभी साथ बाहर निकालने ही वाले थे कि श्लोक और उसका आदमी वहां उन सबको घेर लिया। उन सबके सिर के पास गुंडे गन ताने खड़े थे। वही श्लोक रेहान के पास जा बोला, एक बार तो तुम अपनी सारा को बचा लिए थे, पर अब सारा मेरी होगी भी और तुम में से कोई यहाँ से जिंदा बचकर भी नहीं जाएगा। इतना कहने के बाद श्लोक सारा का हाथ पकड़ अपने बाहों में खींच लिया और उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगा। श्लोक को ऐसा करते देख रेहान का चेहरा गुस्से से डाक हो चुका था और पूरा माहौल उसके गुस्से से गर्म हो चुका था। वही श्लोक उसे अपने कमरे में ले जा, अपने कमरे का दरवाजा बंद कर, उसे बेड पर धकेल उसके करीब जा बोला, सारा हो या सान, अब तो तुम्हें रेहान को भूल मेरा बनना होगा। इतना कह वो उसके करीब जाने ही वाला था, तभी दरवाजा टूटने का आवाज आया। श्लोक हैरान था ये सोचकर कि रेहान उसके गुंडों से बच इतना जल्दी कैसे आ गया, पर वो जब अपने चेहरे को मोड़ देखा तो सामने रेहान का भाई अगस्त्य खड़ा था। अगस्त्य रेहान का तो 36 का आंकड़ा था, ये बात पूरा दुनिया जानता था। फिर अगस्त्य यहाँ क्या कर रहा है, ये सोचने का श्लोक को मौका भी नहीं मिला और अगस्त्य अंदर जा श्लोक के चेहरे पर एक मुक्का जड़ देता है। अगस्त्य को ऐसा करता देख श्लोक, जो उसके एक मुक्के से ही जमीन पर गिर चुका था, वो सवाल कर देता, आखिर तुम कब से रेहान के आगे हो गए। जैसे ही श्लोक ने ये सवाल किया, अगस्त्य अपना हाथ सान के तरफ बढ़ा दिया। वही सान उसके हाथ को पकड़ उठ चुका था। तभी उसे कठोरता से देखते हुए अगस्त्य बोला, भले मैं उसका सगा हो ना हो, पर बात अगर मेरे परिवार पर आएगा, खासकर हमारे घर की इजात पर, तो अगस्त्य अग्निहोत्री चुप बैठने वाली में से तो बिल्कुल नहीं है। अगस्त्य के बातों को सुन श्लोक चोट खाने के बाद भी हंसते हुए उसे सच बताने वाला होता है। तब तक वहां सभी आ जाते और श्लोक के कुछ बोलने से पहले ही रेहान उसके पास जा उसके कॉलर को पकड़ अपने कठोर आवाज में बोला है, पिछली बार तो छोड़ दिया था, पर इस बार तेरी मौत मेरे हाथों ही लिखा है। इतना कह उसे मुक्के पर मुक्का मारने लगा, कर उसे एक शब्द कहने का भी मिला नहीं दे रहा था।
बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।